चलिए बच्चा लोग, आपके एग्जाम अब आ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन। रिवीजन का बोलने का मतलब है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक से जो फेमस है सीएमए फाउंडेशन के लिए, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात ये बता दूं, ये जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को सीएमए फाउंडेशन वालों को एक दिमाग में हमेशा रहता है कि हम लोग के लिए कोई कुछ कर रहा है क्या। मैं हमेशा से बोलता हूँ मैं हूं ना, मैं करूँगा आपके लिए सब कुछ। मन लगा के इस रिवीजन सीरीज में जुड़े रहना है। एक एक टॉपिक को ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार में पूरा रिफ्रेशिंग लगेगा और लगेगा कि वाओ क्या मस्त कवरेज हुआ है चीज़ों का। कीवर्ड्स बताऊंगा, एमसीक्यूज बताऊंगा, क्या आएगा, कैसे आएगा और कैसे नहीं होगा। अगर कोई ये बच्चा फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहा है और मन से भी देख लेता है इस वीडियो को, आई अश्योर हिम और हर, आई गारंटी हिम और हर कि वो एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। दैट इज 70+, गारंटी है मेरा। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये वाले वीडियोस को आप देख लेते हैं और एक बार आप मन से पढ़ लेते हैं, यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, अ वेरी 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 गुड मार्क्स। देखिए, एक चीज और अपने दिमाग में डाल के रखिए, हार नहीं मानना है, अच्छा से पढ़ना है और स्टेबिलिटी के साथ पढ़ना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ध्यान से समझ के चीज़ों को फ्रेम करके समझना और आप देखना आप परफॉर्म करोगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते एक टॉपिक से जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था 1 सितंबर 1872। मैं जो रेड से मार्क करूंगा वही एमसीक्यू है। तो 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक आदमी, दो पार्टी होते हैं, ठीक है, दो पार्टी होते हैं। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है दो पार्टी रहेंगे। तो एक पार्टी क्या करता है, ऑफर देता है, और दूसरा पार्टी क्या करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एक पार्टी ऑफर देता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है। तो एक इंसान जब ऑफर दे रहा है, दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो माना जाता है कि दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरे से ट्यूशन लेना है तो आप मेरे को ऑफर देंगे कि भैया मेरे को क्लास करना है, आप मेरे को बता दोगे कि आप मेरे को पढ़ाओगे। तो आपके इस दिए गए ऑफर को मैं जब एक्सेप्ट कर लेता हूं तो आपके दिए गए ऑफर को जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो पता चलता है कि एक जन ऑफर दिया और उसको जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो दो लोगों के बीच में एक चीज आ जाता है, दैट इज प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस आप देख रहे हैं, दो लोगों के बीच में प्रॉमिस आ जाता है। फिर दूसरा जो पड़ाव आता है वो ये आता है कि कितना पैसा का लेन देन होगा, मैं कितना फीस लूंगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ध्यान से समझिएगा, आपने ऑफर दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, फिर आपने बोला फीस, मैं बोला फीस इतना, तो देयर इज सर्टेन कंसिडरेशन। तो जैसे ही ये प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है तो माना जाता है दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है। माना यह जाएगा कि दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो गया है, और जब वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, जब वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो माना जाता है दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। भैया अग्रीमेंट तक तो समझ गए कि प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो अग्रीमेंट हो जाता है। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? मैं बोला एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कानून के नज़र में जो अग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है वो एक जायज़ अग्रीमेंट है, कानून के नज़र में वो एक वैलिड अग्रीमेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है जो दो लोगों के बीच में हुआ। सारा दिन हम और आप कुछ ना कुछ अग्रीमेंट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं घर से निकल रहा था, मेरा मम्मी के साथ अग्रीमेंट हुआ कि मम्मी खाना अच्छा बनाना तो हम तुमको ना आज मूवी दिखाने ले जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, देयर इज अ प्रॉमिस, देयर इज अ कंसिडरेशन, देयर इज एन अग्रीमेंट। बट सच अग्रीमेंट, मान लो मूवी नहीं दिखाए, खाना अच्छा खा लिया, मेरी मम्मी केस कर सकती है मेरे पे? नहीं, बिकॉज सच अग्रीमेंट वॉज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो बच्चा लोग देखिए,
बवाल है, क्वालिटी है एकदम लेक्चर में। रीजन, रिवीजन का भी रिवीजन होगा, आ जाइए एकदम, रिवीजन का भी रिवीजन कराऊंगा, गारंटी है मेरा। सुनो वंस मोर, को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, बोलते रहो, घर वाला पागल समझे समझने दो, तुम बोलते रहो वहां पे, चिल्लाते रहो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, बोलो 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया था 1 सितंबर 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होता है, एक पार्टी ऑफर देता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है तो बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ता है, बन जाता है अग्रीमेंट, और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो सेक्शन वाइज चलेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले ऑफर होता है, तो सेक्शन 2A में ऑफर डिफाइन है। डेफिनेशन ऑब्वियसली सेक्शन 2 में दिया रहता है और क्लॉजेज होते हैं। तो सेक्शन 2A में क्या डिफाइंड है, ऑफर डिफाइंड है। सेक्शन 2B में क्या डिफाइन है, एक्सेप्टेंस डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन 2D में क्या डिफाइन है, कंसिडरेशन डिफाइन है कि कंसिडरेशन क्या होता है। सेक्शन 2E में क्या डिफाइन है, अग्रीमेंट डिफाइन है। और सेक्शन 2 क्लॉज H में क्या डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। वंस मोर, 2A में ऑफर, ABCD होता है ना, तो पहले तो ऑफर तो A, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस तो B, C क्या होता है आगे बताएंगे, D फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन स्पेलिंग में D आता है तो D, फिर आता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के स्पेलिंग में E आता है तो अग्रीमेंट का सेक्शन है 2E, और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 क्लॉज H। अब सेक्शन 2 क्लॉज H क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज H बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, एक अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स कर दे, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वाह, समझ गए भैया। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली भैया हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक नहीं होता। उसके बाद सेक्शन 2E में डिफाइन है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आप ही बताइए ना अग्रीमेंट क्या होता है। भैया प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। मैं बोला देख वही लिखा है कि एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन जुड़ा रहे उसी को अपने क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, एक जन को वादा करते हो कोई काम करने का, या फिर एक वादा या बहुत सारे वादा रहते हो, मतलब उसके साथ तुम्हारा एक वादा नहीं बहुत सारा वादा है, तो एवरी प्रॉमिस या फिर बहुत सारा वादा, सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन जुड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट बोलते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पे सिंपली बोला है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जहाँ पे कंसिडरेशन अटैच्ड हो जाता है और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आएगा। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, नंबर 1 अग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है जब नंबर 1 देयर इज एन अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। नंबर 2 कंसेंसस एट इडम होना चाहिए। एमसीक्यूज है ये सारे, सब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारे एमसीक्यू है। कंसेंसस एट इडम मतलब मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स होना बहुत जरूरी है। दो लोगों के बीच में मीटिंग अप ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि दोनों किस विषय पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तो मीटिंग ऑफ माइंड मस्ट बी देयर। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड रहेगा अगर कंसिडरेशन है। सिंपल रूल बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों का जो मर्जी होना चाहिए, जो दोनों इसमें हामी भर रहे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दोनों का मर्जी फ्री होना चाहिए। दोनों का मर्जी फ्री होना चाहिए बोलने का मतलब क्या है कि ये दोनों व्यक्ति, ये लोग जो एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो दोनों व्यक्ति है उनका कंसेंट किसी भी तरह का दबाव से नहीं लिया गया है, मतलब कोई प्रेशर्स में किसी चीज में अग्री नहीं की हो। तो कंसेंट कब फ्री माना जाता है, हम बोले देखो बेटा एसेंशियल एलिमेंट दिया हुआ है सेक्शन 10 में, बट ये सारे का खुद का पर्सनल सेक्शन भी है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में जो फ्री कंसेंट है उसके बारे में बोला गया है सेक्शन 14 में। बोलता है कि इंसान का कंसेंट फ्री तभी माना जाता है जब वो 5 चीज़ों से फ्री होता है। नंबर 1 कोवर्जन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर C फ्रॉड, नंबर D मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 मिस्टेक। इधर आ जाइए, इधर उधर मत जाइए, अच्छा से समझाते हैं। कंसेंट दबाव का नहीं होना चाहिए। तो पहला होता है कोवर्जन। कोवर्जन किस तरह का दबाव है, जहां पे आप सामने वाले को फिजिकल थ्रेट करते हो, डराते हो, तो उसको डरा डुरा के अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाओगे तो माना जाएगा कंसेंट फ्री नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप एक ऐसा पोजीशन में हो जिससे आप सामने वाले की इच्छा को डोमिनेट कर सकते हो। यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। तो आप अगर सामने वाले इच्छा को डोमिनेट कर रहे हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप डोमिनेट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो तो माना जाएगा आपका कंसेंट फ्री नहीं है।
फ्रॉड, धोखा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो तो माना जाएगा कि वो फ्री नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन, कहा सुनी बात हो जा रहा है और तुम उसी पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले रहे हो तो कंसेंट फ्री नहीं है। और अगर गलती से किसी बात पे कोई भी गलती, तुम्हारा थॉट प्रोसेस में गलती चल रहा है, मान लो तुम लोग मेरे से आए थे इकोनॉमिक्स पढ़ने, तुमको पता ही नहीं था लॉ पढ़ रहे हो, तो देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो लोगों के बीच में मिस्टेक हुआ है इस चीज़ों पे, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो माना जाएगा आपका कंसेंट फ्री नहीं है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ध्यान से समझना, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। Minor is a person whose age is below 18 years. Minor is a person whose age is below 18 years, जिसका एज 18 साल से कम है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जिसमें बोल रहा है कि जिसका एज 18 साल से कम है उसको माइनर बोलेंगे और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड के साथ कर सकते हो, अनसाउंड माइंड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं सकते, मतलब पगला के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड नहीं कर सकते, और जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड नहीं कर सकते। तो किसके साथ कर सकते हैं, मेजर के साथ कर सकते हैं, साउंड माइंड के साथ कर सकते हैं, और जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एडुकेशन, एडुकेशन एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, चलेगा। लेकिन हम और आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें मैं आपको गांजा, ड्रग्स, ये सब के बारे में बेचने का आइडिया और टिप्स दे रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जो पॉसिबल हो परफॉर्म करना। तो अगर आप ये सारा कंसिडरेशन, ये सारा एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर देंगे, ये एसेंशियल एलिमेंट दिया हुआ है सेक्शन 10 में, जब ये सारा एसेंशियल एलिमेंट आप फुलफिल कर लेंगे तो माना जाएगा कि यस ब्रो, यू हैव एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, बहुत सारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारे टाइप्स का होता है, जिसमें से नंबर 1 आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप बोल के, आइदर ओरल और रिटन, ओरल और रिटन फॉर्म में जब आप दो लोगों के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस होकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्यार है या लड़कों से प्यार है तो आप बोल दिया आई लव यू, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन गिवन बाय यू पीपल टू ईच अदर। उसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे को एक्सप्रेस करता है, अपना टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा जो तरीका आता है दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टी के बीच में एंटर किया जाता है थ्रू एक्शंस। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप आके क्लास में बैठ गए, मैं पढ़ा रहा हूं आप आके क्लास में बैठ गए, मेरा और आपके बीच में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, बट यस मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर ये बच्चा यहाँ के बैठा है तो वो मेरे से पढ़ने बैठा, और यस वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द एक्शन शोड बाय द स्टूडेंट। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट आता है वॉइड अग्रीमेंट। नाउ वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में हो रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, राइट? आपने ये सीखा ना कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अग्रीमेंट होना चाहिए और आपका अग्रीमेंट ही वॉइड है, यानी कि आपका अग्रीमेंट ही कुछ ऐसा है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होने से रहा, तो उस तरह के अग्रीमेंट को हम लोग वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड को वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद ले आएंगे, नागमणि ले आएंगे। दिस ऑल टाइप ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यू पीपल आर वॉइड अग्रीमेंट। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल नहीं होता, लॉ के अंदर एनफोर्सेबल नहीं होता। और कोई भी अगर वॉइड अग्रीमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, उसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट जो आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है। ध्यान से समझिएगा, वर्ड यूज हो रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है, बट उस दो पार्टी में से किसी एक पार्टी के साथ कुछ हादसा हुआ है, और उस हादसा वाले पार्टी को हम लोग बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं बोलो? अग्रीव्ड पार्टी। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और किसी एक पार्टी के साथ कुछ हादसा हुआ है, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। तो वो हादसा वाले पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड करे या वॉइड करे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे माथा में बंदूक रख के मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम ले लिए, तो हादसा तो मेरे साथ हुआ ना, मेरे माथा में बंदूक रख के प्रॉपर्टी आप अपने नाम ले लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के बीच हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है इसको वैलिड बनाए या वॉइड बनाए। मतलब क्या?
it depend upon the option of one party. It totally depend upon the option of one party to make the contract valid or void. हमेशा जब एक पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड बनाने में, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, याद रखिएगा उसमें फ्री कंसेंट मिसिंग है. फ्री कंसेंट मिसिंग है, यानी कि ये सारा एसेंशियल एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये सारा एसेंशियल एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड, और इसमें से सिर्फ फ्री कंसेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल, और फ्री कंसेंट के साथ साथ बाकी सब भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, जिसको आप लोग वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं. होप सो यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किए थे तो वैलिड था. दो पार्टी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे तो वैलिड था, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्सेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्सेबल नहीं है, कोई कारण से टेक्निकल डिफॉल्ट से अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लायक नहीं है, तो माना जाता है दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो क्या हो गया है, वॉइड हो चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी चाहिए होता है. ठीक है. दो पार्टी जो बेसिकली होता है, इसका भी कुछ ऑब्लिगेशंस रहता है, इसको भी अपना कुछ ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है परफॉर्म करने का, और इसका भी कुछ ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है परफॉर्म करने का. ठीक है. इसका भी कुछ ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने का, इसका भी कुछ ऑब्लिगेशन है. तो लॉ बोलता है जब ये इंसान अपना कुछ ऑब्लिगेशन टाइम पे कर दे और ये इंसान अपना भी ऑब्लिगेशन टाइम पे कर दे, तो माना जाता है दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देता है, जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देता है तो माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी अपना, देखिए जो एग्जीक्यूटरी होता है ना, ध्यान से समझिएगा, जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, चलो ये रहा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी भी परफॉर्म होना बाकी है. तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो जाता है. एक हो जाता है यूनिलैटरल और एक हो जाता है बाइलैटरल. कम पढ़ाऊंगा लेकिन बवाल पढ़ाऊंगा. ठीक है. यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल. यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल का मतलब, एग्जीक्यूटरी का मतलब दोनों पार्टी का कुछ ऑब्लिगेशन होता है, एक पार्टी ने परफॉर्म किया एक पार्टी ने नहीं किया तो वो यूनिलैटरल है. दोनों पार्टी ने अभी तक अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया, उसी को बोलते हैं बाइलैटरल. आपने फीस दे दिया, मैंने नहीं पढ़ाया, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. आपने ना फीस दिया ना मैंने पढ़ाना शुरू किया, बाइलैटरल. अगर हम लोग ने पढ़ा दिया दूसरे को पूरा, आपने फीस दे दिया मैंने पढ़ा दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है एग्जीक्यूटरी, यानी कि परफॉर्म हो चुका है. ठीक है. तो ये जो रिवीजन हम लोग ने किया बवाल वे में, ताकि आपको समझ आए. नेक्स्ट कुछ और तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टाइप्स में, जैसे कि एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का बोलने का मतलब क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप मशीन्स के साथ एंटर करते हो. उसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली एक मॉरल वैल्यू टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आप एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते हो, बट लॉ का बाउंडेशन ऐसा है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है. ठीक है. अब चलिए आगे डिस्कशन करते हैं. यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ आ गया हो. आगे डिस्कशन करते हैं जो दूसरा चैप्टर है अपना, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. इसके बारे में बताते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए तो ऑफर देना पड़ेगा. ठीक है. और उसी तरह से अगर ऑफर को जब एक्सेप्ट होता है, पहले ऑफर देते हैं फिर एक्सेप्ट होता है, तो लॉ बोलता है कि दो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. ये तो आप जानते हैं कि दो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. जो इंसान ऑफर दे रहा है, यानी कि ये इंसान अगर ऑफर दे रहा है, ये इंसान अगर ऑफर दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर, और जिसको वो ऑफर दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी. ठीक है. एक इंसान जिसको हम लोग ऑफर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी. अब क्या होता है, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हो जाता है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो जाता है. तो ये ऑफरर को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसर, और इस ऑफरी को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, तो ऑटोमेटिकली जो ऑफरर होता है वो प्रॉमिसर बन जाता है, प्रॉमिसी बन जाता है. अब देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑफर. ऑफर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है. देखिए क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑफर का, प्लीज ध्यान से समझिएगा.
टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये नंबर 1 होता है जनरल ऑफर। नंबर 1 क्या होता है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा ऑफर है जो हम लोग पब्लिक को जनरल में देते हैं, नॉर्मल जनरल में देते हैं, और ये ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट। दिस इज एन ऑफर गिवन टू पब्लिक इन जनरल एंड एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट। मैं बोल रहा हूँ जिसको पढ़ना आ जाए, पब्लिक को मैं ऑफर दे रहा हूँ, और सब अगर उसको एक्सेप्ट कर ले रहे, सब एक्सेप्ट कर ले रहे, उसी को बोलते हैं जनरल ऑफर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर इंसान को ही ऑफर दे रहे होते हैं और सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। फिर होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि दो पार्टी जो होता है वो लोग दोनों जो एक्सचेंज करते हैं वो सेम ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज हो जाता है। मान लीजिए फाउंडेशन में आपने बहुत अच्छा मार्क्स ले आया और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अपने तरफ से ऑफर दे रहा हूं कि बेटा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और आप अपने तरफ से ऑफर मेरे को भेज रहे हो कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, और दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है। तो जब सेम तरह का ऑफर एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, बोलो, काउंटर ऑफर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का बोलने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सामने वाले के ऑफर पे अपना एक ऑफर दे मारते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। जैसे कि मेरी मम्मी बहुत फेमस है इस काम में, बार्गेनिंग करने में। जैसे कि सामने वाला दुकानदार बोला कि 1000 रुपये में देगा, मम्मी बोली कि डायरेक्ट 300 में देगा, तो वो ऑफर पे जो फट से अपने एक ऑफर मारे, उसको अपने क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का बोलने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑफर जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसको अपने स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और यही आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर का बोलने का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऑफर वैलिड रहेगा अगर आप ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ऑफर वैलिड रहेगा अगर आप ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब ये सारा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सारा कंडीशन ये है कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। सामने वाला ऑफर दे रहा है तो ऑफरी के पास पहुंचना तो चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। दूसरा, ऑफर ऐसे दो जिससे सामने वाला ऑफरी उसको एक्सेप्ट करने लायक आपका ऑफर हो। मतलब ऑफर इज मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ ऑफरी। एसेंट का मतलब होता है मर्जी, हाँ भरना, तुम्हारे दिया गया ऑफर में अग्री करना, उसी को बोलता है कि ऑफर ऐसा दो कि ऑफरी उसको एक्सेप्ट करे। नंबर 3, टर्म्स ऑफ ऑफर अपना डेफिनाइट एंड क्लियर रखो। तुतला के कुछ भी ऑफर मत दो, जो ऑफर दे रहे हो क्लियर रखो। हमको 1 लीटर ऑयल चाहिए, भैया कौन सा ऑयल चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, गाड़ी में डालने का ऑयल चाहिए, प्लेन में डालने का ऑयल चाहिए, जो भी है क्लियर स्पेसिफाई करो, ठीक है। ऑफर ऐसा दो जिससे आप लीगल रिलेशन को क्रिएट कर सके। ऑफर मस्ट बी सच दैट इट क्रिएट लीगल रिलेशन, दो लोगों के बीच में लीगल रिलेशन मेंटेन हो। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो फाइनल विल ऑफ ऑफर के अनुसार हो। ऑफर को एक्सप्रेस करो, इम्प्लाइड करो। ऑफर ऐसा दो कि सामने वालों, मतलब सामने वाले के लिए वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो। और जो टर्म्स ऑफ ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब हर तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑफर अलग होता है इन्विटेशन टू ऑफर से। इन्विटेशन टू ऑफर अलग है, ऑफर अलग है। फॉर एग्जांपल, इन्विटेशन टू ऑफर का बोलने का मतलब होता है सामने वाला आपको बुलाता है कि आप ऑफर दो, वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हो, वो आपको मेन्यू देता है, मेन्यू इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो आपको इन्वाइट करता है, मेन्यू में जो आपको खाना है आप मेरे को ऑफर दीजिए। तो मेन्यू एक इन्विटेशन टू ऑफर है। आप देखते हो आपको ये खाना, आप उसको ऑफर देते हो, अगर उसके पास वो है तो वो लिख के एक्सेप्ट करता है कि हाँ है। उसी तरह से शॉपिंग करने गए हो, कैटलॉग्स, जितने भी कैटलॉग्स है जिसमें दिखाया जाता है कोई भी शॉपिंग में, जैसे ये शर्ट, ये साड़ी, वो ये हैन तैन, वो सारा कैटलॉग जो भी आपको सर्व किया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है कैटलॉग्स, वो एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर है, जहां पे आपको ऑफर देना और सामने वाला दुकान के पास अगर वो प्रोडक्ट हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑफर कुछ ऐसा दो जो कंडीशनल हो, मस्ट बी कंडीशनल स्पेशल टर्म। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, इसमें कोई दो प्रॉब्लम नहीं, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं तो वो कंप्लीट कब होगा, वो कंप्लीट होगा जब उसको पता चल जाएगा कि मैंने उसको ऑफर दिया है, उसके पास नॉलेज आ जाए ध्यान में कि हाँ मैंने ऑफर दिया है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। जिस तरह कुछ रूल्स है ऑफर का, उसी तरह एक्सेप्टेंस का भी कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस कुछ जो जिस तरह ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसी तरह एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए बाय द ऑफरी टू द ऑफरर।
एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, ऑफर कंडीशनल हो सकता है बट एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा, एक्सेप्टेंस जो भी आप दे रहे हैं वो आप दो एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, मतलब सामने वाला अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में देना चाहिए। और नॉर्मली यूजुअल और नॉर्मली जो भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में दीजिए, लेकिन अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो वो उस मोड में दीजिए। मान लीजिए मैं ऑफर दे रहा हूँ, उसमें बोल दे रहा हूँ कि अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड है तो पिंग मी इन व्हाट्सअप, तो आपका एक्सेप्टेंस व्हाट्सअप में आना चाहिए और कोई मोड में नहीं आना चाहिए। उसकी तरह से एक्सेप्टेंस तब तक ही देना जब एक्सेप्टेंस तभी तक देना जब ऑफर एग्जिस्टिंग में है। मान लो एक लड़की तुमको बोली आई लव यू, तुम उसको 10 साल बाद बोल रहे हो आई लव यू टू, तब तक उसको शादी हो गया, ये वाला हरकत नहीं। एक्सेप्टेंस तभी दो जब तक ऑफर एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम में देना पड़ता है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, मेंटली तुम ही एक्सेप्ट कर लियो। मान लो एक लड़की तुमको आई लव यू बोली या तुम किसी एक लड़की को आई लव यू बोले, वो लड़की तुमसे एक तो स्माइल की और दौड़ने लगी, एक तो कि हाँ ठीक है, बस एक स्माइल की। वो बोलते हैं ना हंसी तो फंसी वाला हिसाब है, तुम आई लव यू बोले, वो हंसी और चली गई, तो दिमाग में खुद बैठा के रख लिए, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसको रिवर्स में समझो, मान लो तुमने आई लव यू बोला, वो लड़की हंसी, तो तुमको लगा हंसी तो फंसी, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे आई लव यू का मेंटल एक्सेप्टेंस ले लिया कि वो हंसी है, यानी कि वो मेरे से प्यार करती है, तो तुम नीच हो। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो दिया जाता है वो छीना भी तो जाता है। अगर हम आपको ऑफर दे रहे हो तो ऑफर वापस भी तो ले सकते हैं ना। आई कैन डू रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो रिवोक माई ऑफर। मैं अगर आपको ऑफर दे रहा हूँ तो मैं वापस भी रिवोक कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो किस ग्राउंड पे ऑफर जो है वो रिवोक हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ऑफर जो भी है वो रिवोक हो सकता है। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर ऑफर रिवोक करना है तो बाय नोटिस दे के रिवोक कर दो कि अब हमको नहीं करना तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम खत्म हो जाता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रीजनेबल टाइम खत्म हो जाता है। मान लो कोई कंडीशन दिए थे, जैसे ऑफर में मैंने आपको बोला था ना, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर जो आप दे रहे हैं वो कंडीशनल हो सकता है। तो बेटा अगर ऑफर जो आप दे रहे हैं वो कंडीशनल हो सकता है और उस कंडीशन को आपने फुलफिल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दोनों पार्टी में से एक पार्टी का डेथ हो जाता है या एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाता है, इंसैनिटी हो जाता है, पगला हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। काउंटर ऑफर, मेरी मम्मी को वो दाम बोला 1000 रुपया में ये सामान बेचेंगे, मम्मी बोली 300 रुपया, वो सामने वाला उस 300 को एक्सेप्ट कर लिया, तो पहले वाला 1000 रुपया क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। और 7 नंबर होता है बाय रिफ्यूज़ल। बाय रिफ्यूज़ल का बोलने का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करने लायक नहीं है। मतलब क्या, आपने ऑफर दिया था, ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया और आप उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं ऑफर दिया कि मेरे से पढ़ो, तुम बोलोगे नहीं पढ़ना है, तो रिवोक हो गया, ठीक है। कुछ लैटिन वर्ड्स को यहाँ पे एक बार में फिर लिख दिए कि क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न होता है ना, लेन देन होता है ना, उसको लैटिन वर्ड में क्विड प्रो क्यो बोलते हैं। उसी तरह से वॉइड एब इनिशियो को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बोलते हैं। कंसेंसस एट ईडम को मीटिंग अप ऑफ माइंड्स बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड यू आर गेटिंग दिस इन वेरी क्लियर माइंड, राइट। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज नोन एज फ्री कंसेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट होना तो बहुत ज़रूरी है और वो कंसेंट फ्री हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही वो बोलता है, पहला सेक्शन 13 बोलता है कि दो और मोर पर्सन जब अग्री करते हैं किसी एक ही चीज़ पे सेम सेंस पे अग्री करते हैं तो माना जाता है कि उन लोगों ने कंसेंट जो दिया है वो कंसेंसस दैट ईडम है, मतलब फ्री है। मतलब पार्टी का दो लोगों में एक ही मैटर पे अग्री करना मैटर करता है। सेक्शन 14 बोलता है कि कंसेंट तभी फ्री होगा अगर आप इस 5 चीज़ों से फ्री हो। इस 5 चीज़ का मतलब क्या, नंबर 1 कोहर्जन, नंबर 2 अनडू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 मिस्टेक। तो वेन एवर फ्री कंसेंट इज मिसिंग, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। इसका डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया है कि जब कभी भी फ्री कंसेंट मिसिंग होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल फ्रेम में रहता है। फिर आता है कि कोवर्जन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, कोवर्जन मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करिए, चैप्टर शुरू चैप्टर खत्म, 2 पेज, ठीक है। इसके पहले वाला भी देखिए, यही था, चैप्टर शुरू चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये मेहनत है बेटा, बहुत मेहनत है ये सब आप लोगों को MCQs में निकालने के लिए, बहुत मेहनत है, दिल लगा के मेहनत आप भी करिए। कोवर्जन का मतलब क्या होता है, कंसेंट मतलब आपका जो मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में वो फ्री नहीं है। तो क्यों फ्री नहीं है, नंबर 1 आपके साथ कोवर्जन हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोवर्जन,
आपको कमिट किया गया, आपके साथ कुछ कमिट किया गया या आपको डराया गया कि ये कमिट कर देंगे, क्या कर देंगे, कोई भी एक्ट जो कानूनी नज़र पे मना है। मान लीजिए आपको डराया जा रहा है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी में साइन नहीं किया, मार देंगे, मर्डर कर देंगे, या फिर आपको किसी आप में से किसी रिलेटिव को मार दिया गया और बोल रहा है कि साइन करो वरना हम खत्म कर देंगे। तो कोवर्जन का मतलब होता है कि कमिट करना कोई चीज़, या डराना, थ्रेट करना कि कमिट कर देंगे कोई भी एक्ट जो इंडियन पेनल कोड में मना है करना, ठीक है। या फिर आप अनलॉफुल डिटेन करते हो, आप कोई भी चीज़ अनलॉफुल डिटेन करते हो। अनलॉफुल डिटेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अनलॉफुल डिटेन, अनलॉफुल डिटेन मतलब कि तुम कोई भी चीज़ हड़पते हो, गलत वे में हड़पते हो या डराते हो कि हड़प लोगे। एक ही इंटेंशन रहता है ये सब काम करने का, धमकाने का या करने का या डराने का, एक ही इंटेंशन रहता है, एक ही इंटेंशन रहता है कि आप एंटर करना चाहते हो सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। ये इससे हम लोग ये समझते हैं कि आप फोर्स करते हो सामने वाले को कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, उसी को हम लोग कोवर्जन बोलते हैं। अगर बेसिक लैंग्वेज में समझो, कोवर्जन में कोई भी तरह का धमकी, थ्रेट को हम लोग कोवर्जन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का जैसे ये कोवर्जन का सेक्शन हो गया 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का जैसे फ्री कंसेंट 14, कोवर्जन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 और मिस्टेक हो गया 20। भैया 19 कहाँ गया? तुमको मैंने एक बात बताया ना कि जब कभी भी फ्री कंसेंट मिसिंग रहता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, वॉइडेबल, ये लिखा हुआ है सेक्शन 19 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक सेकंड ओके। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप एक ऐसे पोजीशन में हो जिससे आप सामने वाले की इच्छा को डोमिनेट करोगे। आप एक ऐसे पोजीशन में जिसमें आप सामने वाले की इच्छा को डोमिनेट करते हो, और उस पोजीशन, जो पोजीशन में आप हो, उस पोजीशन से आप उसको डोमिनेट करते हो, और उस पोजीशन को आप डोमिनेट करके सामने वाले का गलत फायदा उठाते हो। मम्मी बोली टीवी बंद करो, एग्जाम है, तो मम्मी एक पोजीशन में है तुमको डोमिनेट करने, तुम्हारा इच्छा टीवी देखने का, बट मम्मी बोले बंद करो टीवी, बंद करो, एग्जाम के लिए पढ़ो। तो यहाँ पे मम्मी कोई गलत एडवांटेज नहीं लगा रही बेटा, गलत एडवांटेज नहीं, पढ़ने के लिए बोल रही है तो चलेगा। लेकिन कोई तुमको उस पोजीशन को यूज करे, मान लो डॉक्टर बोलता है हम तभी ऑपरेशन करेंगे जब तुम मेरे को 1 करोड़ दोगे, नहीं तो मरो। तो वो पोजीशन में है डोमिनेट करने के लिए, ज़बरदस्ती ज़्यादा प्राइस ले रहा है, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब नॉर्मली क्या मैटर करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मैटर करता है पोजीशन, कि किसका पोजीशन क्या है। जो जिस पोजीशन में रहेगा उस पोजीशन से सामने वाले को डोमिनेट कर रहा हो, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन इन विच यू कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो नाउ व्हाट डज द पोजीशन मीन्स हियर? द पोजीशन मीन्स दैट यू होल्ड अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी। आपका एक रियल या अपरेंट अथॉरिटी होना चाहिए, या फिर आप फिड्यूशियरी रिलेशन में स्टैंड होने चाहिए। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का है, या फिर रियल और एपरेंट अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी और एपरेंट अथॉरिटी में क्या मतलब क्या होते हैं ये? रियल अथॉरिटी मतलब जिससे नॉर्मली लगे कि हाँ इसका अथॉरिटी है डोमिनेट करने का, दैट इज नॉर्मली आप पकड़ लीजिए मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दे आर इन अ रियल अथॉरिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी? अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, एडवोकेट्स एंड क्लाइंट्स, ये सब के सब एक पोजीशन में रहते हैं डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। सामने वाला जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका मेंटल कैपेसिटी अगर टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड है तो मान लिया जाता है, मान लीजिए आप किसी का ध्यान रख रहे हैं और वो मेंटली कैपेसिटी से डिस्टर्ब है, तो माना जाता है आपका एक पोजीशन है जिसमें आप सामने वाले को डोमिनेट कर सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? तो अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो फ्री कंसेंट मिसिंग है तो वॉइडेबल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है कि आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, डिसीव कर रहे हो, सामने वाले को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। भैया धोखा कैसे दे रहे? झूठ बोल के, सच को छुपा के, ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ झूठ झूठ, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, जो बात सच है उसको झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और जिसको आप खुद मानते हो कि वो सच नहीं है, समझ आ रहा है? आप जो बोल रहे हो उसको आप खुद मानते हो सच नहीं है तो झूठी है। या फिर आप कुछ सच को छुपा रहे हो, या फिर आपका जो भी आप बोल रहे हो आपका इंटेंशन गलत है, रॉन्गफुल इंटेंशन है। याद रखिएगा फ्रॉड में गलत इंटेंशन रहता है, गलत छी इंटेंशन रहता है डिसीव करने का। या फिर आप सामने वाले को कुछ प्रॉमिस करके परफॉर्म नहीं करते हो, प्रोमिसेस टू डू बट नॉट परफॉर्म्ड, यू प्रोमिसेस टू डू बट नॉट परफॉर्म्ड इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉड, ठीक है। क्या एक रूल पूछ रहा है कि क्या चुप रहना भी फ्रॉड माना जाएगा?
कि अगर मैं चुप हूं, मैं एकदम चुप हूं एकदम, तो क्या ये चुप रहना भी फ्रॉड माना जाएगा? लॉ बोलता है ऑब्वियसली अगर आप चुप है तो भी फ्रॉड माना जाएगा, अगर आप चुप है तो भी फ्रॉड माना जाएगा। कब? अगर ड्यूटी था आपका बोलना और आप चुप थे तो फ्रॉड माना जाएगा, और आपका चुप रहना एक स्पीच की तरह काम कर रहे हैं तो भी फ्रॉड माना जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि कोई देखा है इस इंसान को मर्डर करते हुए, और आपने सबने देखा था, आप चुप बैठे हैं। अगर आप चुप बैठे इसका मतलब आपने में से किसी नहीं देखा, तो आपका साइलेंस एक स्पीच है कि ये मर्डरर नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कहा सुनी बात को बोलना, हियर से, कहा सुनी बात को, मतलब आप जो भी बोल रहे हो। देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। फ्रॉड का बोलने का मतलब आप जो भी बोल रहे हो आप खुद मानते हो कि वो सच नहीं है। यहां पे क्या फर्क है कि आप जो बोल रहे हो आप उसी को सच भी मानते हो, दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन। तुम लोगों को कोई आके कुछ बोला वही तुम बात उसको बोल दे रहा है तो तुम सच मान के बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां पे याद खाली यह रखिएगा, इंटेंशन इज नॉट टू डिसीव। किसी भी तरह से मेरा इंटेंशन डिसीव करने का नहीं रहता, सामने वाले को धोखा देने का मेरा कोई भी तरह का इंटेंशन नहीं रहता। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह का होता है बेटा, मिस्टेक दो तरह का होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब जो मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है वो दो तरह का लॉ हो सकता है, फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ। अगर आपसे इंडियन लॉ का, आपको इंडियन लॉ ही नहीं पता और आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे इंडियन लॉ फॉलो नहीं करके, इंडियन लॉ फॉलो नहीं करके आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे तो आपको कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इंडियन लॉ फॉलो नहीं आता, छी, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी तरह का एक्सक्यूजेस नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। और अगर फॉरेन लॉ आपसे मिस्टेक हो जा रहा है, आप फॉरेन लॉ के इग्नोरेंस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिए, ओ माय गॉड, फॉरेन लॉ के इग्नोरेंस पे एंटर कर दिए, तो माना जाता है ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा। भले ये मिस्टेक ऑफ लॉ है बट फॉरेन लॉ का गलती मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा। और फॉरेन लॉ का कुछ कुछ रूल ऐसा होता है बेटा जो इंडियन लॉ से अलग हो तब, ठीक है। फिर होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बोलने का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से क्लियर नहीं है, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है दो तरह होता है, यूनिलैटरल, बायलैटरल। एक पार्टी का गलती है दूसरा पार्टी का गलती नहीं है, एक पार्टी का गलती है दूसरा पार्टी का गलती नहीं है, तो अगर एक पार्टी का गलती है दूसरा पार्टी का गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। दोनों पार्टी का गलती है, दोनों नीच है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। होप्स यू आर गेटिंग दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड one more chapter known as free consent. Moving to the next chapter known as consideration. कंसिडरेशन में आप लोग क्या पढ़े थे? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, मतलब जो लेन देन हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न हो रहा है, क्विड प्रो क्यो हो रहा है, उसका कुछ एसेंशियल कंडीशन है। क्या है एसेंशियल कंडीशन भैया? कंडीशन बता दो। कंसिडरेशन जो भी है वो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जो प्रोमिसर है उसके अनुसार कंसिडरेशन का फ्लो होना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मान लो तुम लोग प्रोमिसी है, हमको फीस तुमसे मिल रहा है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल सकता है, तो कंसिडरेशन तुमसे आएगा तो प्रोमिसी से आ रहा है, किसी और से आ रहा है तो अदर पर्सन के थ्रू आ रहा है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, चाहे हम 10 रुपए का सामान 2 रुपए में भी बेच सके उससे मतलब नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए। एडिक्वेट है कि नहीं है वो बात नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन रियल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। रियल एंड कॉम्पिटेंट मतलब आप उसको फील कर पाए, देख पाए, होना चाहिए। मान लो पढ़ा दिए, बोले लीजिए डब्बा भर के हवा लाए, सूंघ लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, भर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। रियल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन जो भी दे रहे हो लीगल दो, कंसिडरेशन जो भी दे रहे हो लीगल दो, इलीगल वाला काम नहीं। पढ़ा दिया ड्रग्स ला के दे रहे लो, ड्रग्स खा लो, सुंगो। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। मेहनत मेहनत देखो मेरा मेहनत, और तुम लोग नीच लोग पढ़ता नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। मतलब नॉर्मल रूल क्या पड़े कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यस और नो? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
बट कुछ एक्सेप्शन है जहां पे देखा जाएगा कि भले ही कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। भैया क्या क्या है देखो तो। नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दो लोगों के बीच में अगर एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल मतलब एक ऐसा रिश्ता जो कुछ कहलाता है, वो नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं, एक ऐसा रिश्ता जो कुछ कहलाता है, और वो रिश्ता कैसा रिश्ता है, नियर रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल फादर मदर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, समझ आ रहा है, सन डॉटर, क्लियर हो अच्छी तरह से, वैसा रिलेशन, फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, माँ बहन, सब जो भी, क्लियर है। नियर रिलेशन अगर है और उस दो पार्टी के बीच में जो नियर रिलेशन होना चाहिए और वो लोग प्यार में, प्यार और अफेक्शन में सामने वाले के साथ कुछ अग्रीमेंट करते हैं बिना कंसिडरेशन का, तो भी वैलिड माना जाएगा जब वो रिटर्न और रजिस्टर्ड हो। मान लो मैं अपने कुछ फ्लैट का पेपर अपनी बहन के नाम कर रहा हूं, तो मेरा और उसका नियर रिलेशन है, मेरे और मेरी बहन में नियर रिलेशन है, मैं उसको जो भी दे रहा हूँ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा हूँ, और मैं एक फ्लैट नाम कर रहा हूँ, उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ, और ये जो अग्रीमेंट हो रहा है वो रिटर्न और रजिस्टर हो रहा है, तो भले ही कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने कुछ पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज किया, वॉलंटरी सर्विस मतलब खुद से कुछ सर्विस किया। मान लीजिए इस रूम में आग लग चुका है और मैं फंस चुका था, आप में से किसी ने कूद के मेरे को बचा लिया, तो आपको किसी को आपने मतलब मेरे को नहीं, मान लो इस रूम में पार्टी चल रहा था, मेरी बेटी ऐसे तो है नहीं, आई एम सिंगल, ओके, एलिजिबल बैचलर, सुनो ध्यान से, मान लो ध्यान से, मान लो क्या ध्यान से, सुन लो ध्यान से, रूम में आग लग गया, सपोज करो मेरी बीवी फंस गई है, सपोज मेरी बीवी फंस गई है और आप में से कोई कूद के उसको बचा के ले आता है, और इसी खुशी में मैं आपको बोलता हूं तुमको जो बोलना है दो, हम तुमको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। तो ध्यान से सुनो, आपको किसी ने धक्का मारा नहीं, आपने खुद ही वॉलंटरी किया, ठीक है, तो आपने खुद वॉलंटरी सर्विस किया पास्ट में, पहले आपने कूदा बचा के लाया, फिर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको कंपेंसेट कर दूंगा, तो ये जो अग्रीमेंट हो रहा है इसमें कंसिडरेशन नहीं है। इमोशनल दिल बोलेगा है तो बचाया है तो देना पड़ेगा, नहीं, तुमने खुद कूदा था। मैं अगर तुम्हारे कूदने से पहले ये वहीं पे चिल्लाता जो मेरी बीवी को बचाएगा उसको 10 लाख रुपया देंगे, तब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मैं ये बोल रहा हूं तब आप कूदे, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले कूद के बचा के ले आए फिर मैं बोल रहा हूं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर वो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए दिया गया है। नंबर 3, प्रोमिसेस टू पे टाइम बार डेट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोमिसेस टू पे टाइम बार डेट? प्रोमिसेस टू पे टाइम बार डेट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई डेट जिसका टाइम खत्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता होगा देयर इज अ एक्ट नोन एज लिमिटेशन एक्ट, देयर इज अ एक्ट नोन एज व्हाट बोलो, लिमिटेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डेट का पेमेंट 3 साल में हो जाना चाहिए, मतलब मैच्योरिटी डेट में, देखो जो भी मैच्योर डेट है, मैच्योर डेट में अगर आप पेमेंट कर देना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं किया मैच्योर डेट में तो आपके पास पावर है उस इंसान के अगेंस्ट कितना साल के अंदर केस करने का, 3 साल के अंदर, और आपने क्या किया उस 3 साल के अंदर उसको केस भी नहीं किया, तभी उसको बोला जाता है टाइम बार्ड डेट, तभी उसको बोला जाता है टाइम बार्ड डेट। एक ऐसा डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है जिसके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और कोई व्यक्ति आपको वादा कर देता है कि वो डेट को वो आपको दे देगा, प्रॉमिस करता है वादा करने का। मान लीजिए आपने मेरे से लोन लिया 10 लाख का, मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं किया, 3 साल तक आपने केस नहीं किया, 14 साल में जब आपने केस किया जज बोलता है, Who the hell are you? Where were you for this past 3 years? कहाँ थे आप ये 3 साल? आप बोले कहीं नहीं, तो घूम रहे थे इधर उधर, तो भाड़ में जाओ। तो ये टाइम बाद डेट हो गया, और उसके बाद मेरे को तुम पे देख के दया आया और मैंने वादा कर दिया कि मैं आपको दे दूंगा, तो मैंने यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ टाइम बाद डेट देने के लिए जो वैलिड है बिना कंसिडरेशन के। नेक्स्ट, एजेंसी बहुत सिंपल है, मिडिल मैन, ठीक है, एजेंसी क्रिएट करते वक्त आपको कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। गिफ्ट, हम लोग कभी भी किसी इंसान को कोई चीज़ गिफ्ट में दे देते हैं, तो जब हम लोग कोई भी चीज़ इंसान को गिफ्ट में दे देते हैं तो मान लिया जाता है कि उसमें कंसिडरेशन नहीं हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ टॉपिक समझा रहा हूँ। एक टॉपिक होता है इंडेमनिटी, एक होता है गारंटी, एक होता है बेलमेंट, एक होता है प्लेज, ठीक है, ये 4 टॉपिक है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। वंस मोर, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। भैया कौन सा जात का गाली है? बोले कुछ नहीं है। इंडेमनिटी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इंडेमनिटी में क्या होता है,
इंडेमनिटी में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, जहाँ पे एक इंसान सामने वाले को वादा करता है, एक इंसान सामने वाले को वादा करता है उसके नुकसान से उसको बचाने के लिए, जो वो नुकसान हो रहा है किसी और के वजह से या उसके वजह से खुद से। सर एग्जांपल दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में एक वादा रहता है। क्या वादा रहता है? इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि भैया अगर आपको कोई भी तरह का नुकसान हुआ, जैसे फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी ना बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है भैया अगर आपका कोई भी तरह से नुकसान हुआ ना, घर बाजार में आग लगा ना, तो उसका पैसा हम देंगे, लेकिन वो नुकसान आप खुद नहीं करना। मालूम चले इंश्योरेंस करवाया, माचिस मार दिए, धड़ाम, बेवकूफ़। तो आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक पार्टी होता है जो बोलता है, वादा करता है बचाने के लिए, उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर, और जो जिसको वादा करते हैं बचाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, मतलब मैं वादा करूँ आपको बचाऊंगा तो आप हुआ इंडेमनिटी होल्डर, मैं हुआ इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। नेक्स्ट आता है गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए गारंटी में 3 पार्टी रहता है। ये एक लौता कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का जिसमें 3 पार्टी रहता है। 3 पार्टी रहता है, बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है, सामने वाला इसको लोन दे रहा है, सामने वाला इसको लोन दे रहा है, बट ये लोन तभी देगा जब इसको कोई गारंटी देगा, तो ये इंसान इसके बिहाफ में गारंटी दे देता है। तो इन दोनों के बीच में जो गारंटी होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे ये इंसान इस इंसान का गारंटी लेता है कि तुम टेंशन मत लो, उसको लोन दे, वो पेमेंट तेरे को देगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक बार में 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, इन दोनों के बीच में लोन अग्रीमेंट हो गया, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। ये बंदा इसके बिहाफ में गारंटी दे रहा है ना, तो ये अगर लोन नहीं दिया तो इसको नुकसान हुआ, और अगर इसको नुकसान हुआ, समझ रहे हो, इसको नुकसान हुआ तो ये रिकवर इससे करेगा ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन अग्रीमेंट है। आर वी थ्रू विद दिस, समझ गए भैया? गारंटी समझ आ गया? ठीक है सब समझ गए भैया, समझ गए। हम बोले नेक्स्ट क्या होता है, तो बोले नेक्स्ट होता है भैया बेलमेंट। नेक्स्ट होता है क्या? बोले बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनो। बेलमेंट में क्या होता है? जब 2 पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जिसमें 3 पार्टी होता है। सर उस 3 पार्टी का नाम बता दीजिए ना। जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको गारंटी देते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, और जिसको लोन लौटाना उसको प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट, बेलमेंट में क्या होता है? जब एक इंसान सामने वाले इंसान को अपना कोई भी तरह का गुड्स देता है, गुड्स का पोजीशन देता है। गुड्स का क्या देता है? पोजीशन। गुड्स नहीं बेच रहा होता है, सिर्फ गुड्स का पोजीशन दे रहा होता है, और इसको बोलता है कि तुम उस गुड्स को यूज़ करो, जब हो जाए तो मेरे को दे दो। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बेलमेंट बोलते हैं। जो इंसान गुड्स दे रहा है उसको हम लोग बेलर बोलते हैं, और जिस इंसान के पास गुड्स जा रहा है उसको हम लोग बेली बोलते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। मान लो तुम अपना कार को शोरूम में दिए हो और सर्विसिंग के लिए, तो कार तुम्हारा सर्विसिंग करने के लिए दियो, तो तुम हो गए बेलर, वो हो गया बेली। जैसी सर्विसिंग होगा लौटा देगा, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है ना, क्योंकि माल बिक थोड़ी ना रहा है, ओनरशिप थोड़ी ना जा रहा है बच्चा लोग। नेक्स्ट आता है क्या बोलो ना? प्लेज। उठ के देखो वीडियो, उठ के देखो। प्लेज का बोलने का मतलब क्या होता है? सेम होता है। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को गुड्स देता है, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर सम पर्पस था, यहाँ पे फॉर एक ही पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस। गिरवी बोलते हैं। मैं अपना कोई गुड्स आपको गिरवी पे रख के आपसे पैसा लिया हूँ, तो मेरे और आपके बीच में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ठीक है, समझ गए भैया? चैप्टर 5 आने से पहले देयर इज वन चैप्टर नोन एज माइनर का, जहाँ पे हम लोग पोजीशन ऑफ माइनर समझते हैं, जहाँ पे हम लोग ये समझे थे कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो है, और ये लैंडमार्क जजमेंट में आया था मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष। इसी केस में ये लॉ पास हुआ था कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड एब इनिशियो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, माइनर कोई भी तरह का रैटिफिकेशन नहीं कर सकता, नो रैटिफिकेशन। भैया नो रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लो जब तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो उस समय जब तुम कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, तो वो माइनर था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेक्स्ट साल वो मेजर हो रहा है तो इस साल एनफोर्स नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट साल एनफोर्स करते हैं उससे फिर से साइन करवा के। लॉ बोलता है अलाउड नहीं है।
जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे उस समय क्या था वो माइनर, अब वो नेक्स्ट ईयर अगर बड़ा भी हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, आपको उस साल के लिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन नहीं अलाउड होगा। कोई भी तरह का रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोरेशन। मान लो माइनर तुमसे कुछ बेनिफिट ले लिया और वो तुमको पेमेंट भी नहीं किया, ठीक है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते माइनर को, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो है, वो आपको वापस देगा, इसका गारंटी नहीं है, भूल जाइए। वो अगर बेनिफिट लिया तो वापस नहीं देगा, आप उससे बेनिफिट लिए तो आपको देना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ अच्छी तरह से, पक्का। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, नो रेटिफिकेशन है, नो रेस्टिट्यूशन है। याद रखिएगा माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्लियर है। माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरी, अगर आप माइनर को नेसेसरी देते हो, रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन ये सब अगर आप देते हो तो ध्यान रखना माइनर लायबल है नेसेसरी के लिए, बट डायरेक्ट नहीं, आप उसको लायबल करोगे आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसका जो भी प्रॉपर्टी, मान लो आप माइनर को खाना पीना सब देते हो तो माइनर का गला नहीं पकड़ के टेटवा पकड़ के नहीं लेना, माइनर का अगर कोई प्रॉपर्टी है आप उसको क्या बोलते हैं रियलाइज करके अपना पैसा ले सकते हो। तो माइनर इज लायबल बट आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ओनली, लेकिन लायबल फॉर ओनली व्हाट नेसेसरी। ध्यान रखिएगा माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। शुरू से पार्टनरशिप बिजनेस में 2 लोग चाहिए तो माइनर पार्टनर की तरह एडमिट हो सकता है, माइनर पार्टनर की तरह एडमिट हो सकता है, बट यस शुरू से पार्टनर वो नहीं बन सकता। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ध्यान रखिएगा। उसी तरह जो अनसाउंड माइंड होते हैं ना, अनसाउंड माइंड के लोग, उसका भी 3 प्रजाति होता है। एक होता है लूनैटिक, एक होता है इडियट, एक होता है इंटॉक्सिकेटेड। एक होता है लूनैटिक, एक होता है इडियट, एक होता है इंटॉक्सिकेटेड। लूनैटिक हो गया गजनी, कुछ समय ठीक रहता है, कुछ समय पगलाता है। इडियट हो गया फुल पगला। इंटॉक्सिकेटेड हो गया सेंस लॉस्ट हुआ एक समय तक, मतलब वो जो पी पा के नशा करते हो। तो लॉ बोलता है लूनैटिक और इंटॉक्सिकेटेड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी रहेगा जब आप प्रूफ कर दे कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे तो वो अपने सेंसेस में था, और इडियट्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह कुछ लोग डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मतलब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एंटर नहीं कर सकते, जिसमें से नंबर 1 आता है एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट, फॉरेन एम्बेसडर्स, ये सब कन्विक्ट्स, ये सब के साथ आप एंटर नहीं कर सकते। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट होता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। 2 पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है और जो कंसिडरेशन लेन देन हो रहा है वो लॉफुल होना ज़रूरी है। तो लॉ बोलता है कि मैं आपको सेक्शन 23 में बोल रहा हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होते हैं इन लोगों को छोड़ के। अगर ये कभी भी ये सब चीज़ प्रेजेंट है, इन लोगों को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? लॉफुल होते हैं। मान लीजिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है जो फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो अनलॉफुल हुआ। वो क्या हो गया? अनलॉफुल हुआ। नंबर 2, इस नेचर का है जिसे डिफीट होगा द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, इज ऑफ सच नेचर दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, is of such nature that it would defeat the provision of existing law। तुम्हारा जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ इस नेचर का है जो एग्जिस्टिंग लॉ ऑलरेडी है ना उसको तोड़ता है, उसी को खराब करता है। जैसे एग्जिस्टिंग लॉ है कि मान लीजिए कि आपको किसी का मर्डर नहीं करना और आप एग्रीमेंट ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही रख रहे हैं मर्डर होने का, तो वो गलत है, अनलॉफुल माना जाएगा। भैया ऊपर और 1 और 2 में क्या फ़र्क है? सेम फ़र्क है, सिनोनिम्स यूज्ड है। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट, धोखा दे रहे हो। तुम्हारा ऑब्जेक्ट किसी को धोखा देने का है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट किसी को धोखा देने का है तो वो अनलॉफुल हुआ। तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे सामने वाले को इंजरी होगा या उसके प्रॉपर्टी को इंजरी होगा तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। कोर्ट तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इमोरल बोलता है, छी बोलता है। या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो जनरल पब्लिक के लिए खिलाफ है। मान लो जो तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कि ड्रग्स बेचेंगे तो जनरल पब्लिक के लिए अगेंस्ट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, छी है। और कभी भी अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है या कुछ भी होता है तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाता है? वॉइड। अब डिस्कशन क्या है कि क्या क्या अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है।
what all are the agreements which are opposed to public policy? What all are the agreements which are opposed to public policy? क्या क्या ऐसा agreement है which are opposed to public policy? ऐसा क्या क्या agreements है जो opposed to public policy है? मैं बोला देख, पहला agreement है जो opposed to public policy है, that is agreement in restraint of trade. अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या? आप सामने वाले को आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को कोई भी धंधा करने से रोक रहे हो. अगर आप सामने वाले को कोई भी धंधा करने से रोक रहे हो तो माना जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल. आप किसी को धंधा करने से नहीं रोक सकते. सबका लीगल राइट है, सबका फंडामेंटल राइट है धंधा करने का. और आप अगर वही चीज़ रोक रहे हो तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होने से वॉइड है. बट कुछ एक्सेप्शन है. कब कब आप सामने वाले को धंधा करने से रोक सकते हो? नंबर 1, अगर आप गुडविल बेच रहे हो, गुडविल, मान लो तुम अपने दुकान का गुडविल बेच रहे हो तो उसको बोल सकते हो भाई यहाँ मत दुकान खोल लेना, मेरे नाम का फ्रेंचाइजी यहीं मत खोल लेना, कहीं और जाके खोल लेना. तो गुडविल बेचोगे तो रोक सकते हो. और अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस में ऑलरेडी हो, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिल के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक दूसरे के पार्टनर्स को रोक सकते हैं कि वो सेम बिजनेस, वही सेम बिजनेस एक जगह पे ना करे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आप कुछ ऐसा अग्रीमेंट करते हो जिससे रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है. रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब मैरिज में रोक लगाना. आपका अग्रीमेंट ऐसा है, 2 लोगों के बीच में आप दोनों, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे से एक ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे में वो लोग किसी का शादी को रुकावट डाल रहे हैं, शादी को रोक रहे करने से, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. हाँ, अगर आप माइनर का शादी रोक रहे हैं, एक बच्चा का शादी रोक रहे हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. हर एक इंसान का अधिकार है कि वो कानूनी कोई भी चीज़ को, कानूनी कोई भी दौर को यूज़ करके लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है. ठीक है, उसका कानूनी हक है कि वो केस कर सकता है. और आप अग्रीमेंट कर रहे हो सामने वाले को, उसको रोक रहे हो, उसको लीगल प्रोसीडिंग को बढ़ने से रोक रहे हो, कोई भी कारण से लीगल प्रोसीडिंग बढ़ने से रोक रहे हो, या फिर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, कोई भी तरह से तुम सामने वाले को धंधा करने से या कोई भी तरह से बिजनेस करने से या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करने से क्या करते हो? रोकते हो, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है. मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, तुम 2 लोगों की शादी करवाने का मैरिज ब्रोकरेज खाते हो, छीछी काम करते हो, दलाली खाते हो. 2 लोगों को शादी करवा रहे हो, बोले लाओ दलाली लाओ. और भैया होता तो है शादी.com, ये सब. हम बोले शादी.com शादी नहीं करवाता, शादी.com मीटिंग करवाता है. इट्स अ प्लेटफॉर्म टू मीट पीपल. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैरिंग 2 पीपल. आप 2 लोगों से, मतलब आप नहीं शादी कर रहे हो, यू आर आस्किंग बोथ पीपल, यू आर हेल्पिंग बोथ पीपल टू मैरी. आप 2 लोगों के बीच में शादी करवा रहे हो. तो जब आप 2 लोगों को शादी करवा रहे हो, आप शादी करवाने के बाद अपना दलाली मांग रहे हो, ला 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 ला, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. तुम ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो. यहाँ देश का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए, देश का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए, और तुम उसी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो. ट्रेडिंग मतलब धंधा का बात कर रहे हो, तो तुम छीछी हो, गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है कि आप ना पब्लिक पोस्ट, पब्लिक जॉब्स, पब्लिक सबको बेच रहे हो. मान लो तुम पद्म भूषण अवार्ड बेच दिए, तुमको मिला था पद्म भूषण अवार्ड और तुम उसको बेच दिए, तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चंपाटी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस एंड चंपाटी? मेंटेनेंस का मतलब होता है जहां पे आप बिना कोई मतलब के सामने वाले को वादा करते हो कि वो आप उसके केस को मेंटेन करते हो. ठीक है. होता क्या है कि आपका उसमें कोई राइट नहीं है. मान लीजिए 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, झगड़ा चल रहा है. आप इसको बोलते हो कि भाई तुम टेंशन मत ले, तुम इस पे केस कर, तेरा सारा खर्चा हम उठाएंगे. तुम कौन? कोई नहीं. हम कौन? कोई नहीं. हम कौन? कोई नहीं. हम अगर कोई है ही नहीं तो बेकार का तुम सामने वाले को उंगली करके केस क्यों करवा रहे हो? ऑलरेडी इतना केस पेंडिंग चल रहा है नीच लोग की तरह. तो जानबूझ के तुम मेंटेन करते हो किसी का सूट जिसमें तुम्हारा कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा. नेक्स्ट होता है चंपाटी. चंपाटी बहुत गलत चीज़ होता है. चंपाटी में क्या होता है पता है बेटा? चंपाटी में 2 लोगों के बीच में, मतलब जैसे कि वकील लोग बहुत चंपाटी करता है. जैसे वो क्लाइंट को बोलता है देखिए हम आपको केस जिता देंगे, आपको ये ज़मीन का हक भी मिल जाएगा, बट उस ज़मीन का 20% मेरा. यानी कि लीगल प्रोसीडिंग, जो भी केस चल रहा है उससे तुम कुछ अपना शेयर लेते हो, लिटिगेशन कुछ भी चल रहा है उसमें अपना कुछ शेयर मांगते हो, तो वो चंपाटी माना जाता है, गलत माना जाता है. ठीक है. अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज. अब देखिए ऐसा बोला जाता है ना, मियाँ बीवी के बीच में ना बोले, मियाँ बीवी के झगड़े में ना पड़े, तो उसी तरह मियाँ बीवी के बीच में एक मैरिटल ड्यूटीज़ होता है. जब 2 लोग शादी कर लेते हैं तो भले ही वो 2 जिस्म रहते हैं बट वो एक जान रहते हैं. ठीक है. तो ऐसे मैरिटल ड्यूटीज़ में आप इंटरफेयर करते हो, दोनों को अलग करते हो, दोनों को किसी भी तरह से अलग करते हो, उन लोगों के बीच में इंटरफेयर करते हो, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है.
अच्छा, तुम्हारा कुछ ऐसा अग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है मोनोपोलिस, अग्रीमेंट टू क्रिएट क्या मोनोपोलिस। अब मान लो अगर हम ऐसा ऑफर डाल दें, और इतना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा ऑफर डाल दें 1000 रुपया में CMA फाउंडेशन फुल पढ़ा देंगे, मैथ्स लेके, इको लेके, अकाउंट्स लेके सब पढ़ा देंगे, तो यहाँ पे मेरा ये सब हरकत क्या है, मोनोपोली क्रिएट करने का, राजा बनने का। तो ये गलत है, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। 1000 रुपये में किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ तुम लोग का फ़ायदा होगा, हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर वी थ्रू विद दिस? तो अग्रीमेंट कुछ ऐसा जिससे मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, तो सारे के सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट एक तरह का ऐसा अग्रीमेंट होता है जो बेसिकली वॉइड रहता है, जो बेसिकली क्या रहता है, वॉइड। वॉइड का बोलने का मतलब क्या है, ये वॉइड क्यों रहता है भैया, ध्यान से समझिएगा, ये वॉइड इसलिए रहता है बिकॉज ये बेटिंग होता है, दो बेट होता है, ये एक तरह का क्या होता है बोलिए, बेट, इट्स अ बेटिंग, ठीक है, इट्स बेट, दो लोगों के बीच में बेट चलता है, तो ये वॉइड होता है। इसमें क्या होता है, एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड रहता है कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, कोई पार्टी जीतेगा कोई पार्टी हारेगा, ठीक है, कोई इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग वादा करते हैं सामने वाले को, जो बेटिंग करते हैं आइदर मनी पे करते हो या मनी वर्थ पे करते हो। उसी तरह से बेटा जिस तरह वेजरिंग अग्रीमेंट आप पढ़े, उसी तरह से एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका नाम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड तो रहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड, wagering agreement are void but contingent contract are valid. Now what do you mean by contingent contract? Contingent contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये माल मैं तभी बेच पाऊंगा अगर वो माल मेरे को मिलेगा, तो अगर वो मिलेगा तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मिलेगा तो ही बेचूंगा, ठीक है, अगर वो माल नहीं मिलेगा तो बेचूंगा, तो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर है? डन, ओके। नेक्स्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, 5 तरह का होता है। यहाँ पे तुम एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे तुम याद रखना कि दो लोगों के बीच में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट एक इंसान दूसरे वाले के लिए जो भी कर रहा होता है वो नॉन ग्रेटिट्यूअसली कर रहा होता है। नॉन ग्रेटिट्यूअसली कर रहा होता है बोलने का मतलब है कि 2 पार्टी होते हैं, तो नॉर्मली 2 पार्टी के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट एक इंसान सामने वाले के लिए वो कर रहा है नॉन ग्रेटिट्यूअसली। नॉन ग्रेटिट्यूअसली मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको समथिंग इन रिटर्न मिलेगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको समथिंग इन रिटर्न क्या होगा, मिलेगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला कोई कुछ कर रहा होता है विद एन एक्सपेक्टेशन कि उसको कुछ रिटर्न में मिलेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली क्या बोलता है कि कोई भी इंसान रिच नहीं होना चाहिए दूसरे पर्सन के लॉस में, मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है ठीक है, बट किसी का नुकसान करके आप बेनिफिट ले रहे हो वो गलत है, ठीक है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 5 तरह का होता है बेटा, सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। सबसे पहला आता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या बेटा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनल वाइफ है और ये मेरे 2 बच्चे हैं। आज मैं कमाता हूँ और मैं इनका भी ध्यान रखता हूँ, बिकॉज आई एम बाउंड टू कीप देम, टू टेक केयर ऑफ देम। मैं बाउंड हूँ इनका ध्यान रखने के लिए। और मान लो मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाता और मैं पगला जाता हूँ, मेरा माथा उड़ जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ। अब कोई थर्ड पर्सन आदमी आके मेरा सारा दवा पानी का ध्यान रखता है और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखता है, मेरी वाइफ का भी ध्यान रखता है, उनको डेली खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ प्रोवाइड करता है, एडुकेशन के साथ प्रोवाइड करता है। तो लॉ बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इन लोगों को जो नेसेसरी दे रहा है, नेसेसरी क्यों दे रहा है, क्योंकि ये लोग इनकेपेबल हो गए हैं, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या इनकेपेबल हो गए हैं, और हम लोग और कोई इंसान इन लोग को नेसेसरी देता है, तो इस इंसान का राइट बनता है कि ये सामने वाले के प्रॉपर्टी से अपना ये सारा नेसेसरी जो भी है वो एक्सपेंसेस लगा रहा है वो रिम्बर्स कर सकता है। तो दैट इज नोन एज क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और इन हिज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। इस लाइन का मतलब क्या है, मान लो मैं एक घर पे रहता हूँ, एक घर जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स कौन देगा, इसका जो ओरिजिनल ओनर है। अब ओनर ना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहा है, ना किसी वे में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अथॉरिटी लोग के तरफ से आ गया है और मेरे को बोल रहा है कि घर को खाली करो। मैं बोलता हूँ भाई एक काम कर, रेंट मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे देता हूँ, तुम लोग चला जा। अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हम दिए हैं,
ये तो देना ओनर का राइट है, बट मैंने दे दिया, तो ओनर जब आएगा मैं उससे रिम्बर्स करने का राइट रखता हूँ। भले ही मेरे और इसके बीच में कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। नंबर 3 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट। अगर कोई इंसान कुछ भी करता है विद एन इंटेंशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न एंड यू एंजॉय द बेनिफिट, देन यू हैव देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पुचका वाला पुचका बेच रहा है, वो तो कहीं पे पुचका खड़ा होकर पुचका खिला रहा है, तो तुम खड़ा होकर पत्ता खा लिया फिर फेंक के जा रहा था, पुचका वाला बोलता पैसा, तुम बोला ओ आप पैसा लेके खिला रहे, हमको लगा आप फ्री में खिला रहे। नहीं बेटा, वो ये कर ही रहा है ये काम ताकि उसको कुछ रिटर्न में मिले। देयर इज नो इंडिविजुअल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या बोलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपके खोए हुए सामान को मिल गया है, अगर किसी व्यक्ति को खोया हुआ सामान मिला है, तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो खोया हुआ सामान वो ओनर को लौटा दे। क्या करे? अगर किसी व्यक्ति को कोई खोया हुआ सामान मिलता है तो उसका वो ड्यूटी बनता है कि वो खोया हुआ सामान उस व्यक्ति को लौटा दे। और सिर्फ लौटाए ना बेटा, सिर्फ लौटाए ना, लौटा तो रहा है, साथ ही साथ उसको कुछ अमाउंट भी मतलब एज अ रिवॉर्ड मिले। याद रखिएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड मिलता है, कंपेंसेशन नहीं, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है तो उसका पहला काम होता है अपने गुड्स के कस्टडी में लो और ओनर को ढूंढो, ठीक है। अच्छा, क्या वो फाइंडर गुड्स बेच सकता है? ऑब्वियसली वो गुड्स बेच सकता है। अगर वो गुड्स तभी बेच सकता है अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो और जो गुड्स है वो अपना 2/3 वैल्यू से ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है। मतलब क्या? गुड्स पेरिशेबल नेचर का तो बेच दो, गुड्स का जो वैल्यू है उसका 2/3 वैल्यू लॉस्ट हो चुका है खोने से, तो वो बेच सकता है। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड टू मिस्टेक अंडर कोवर्जन। बोलने का मतलब है अगर किसी इंसान को गलती से कोई भी चीज़ डिलीवर हो गया है तो देयर इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि वो चीज़ को वापस कर दे और आपको दे दे। तो इस तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का बहुत सारा मोड्स है, दिया हुआ है कि इस मोड से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। तो नंबर 1 आता है बाय परफॉर्मेंस। मान लीजिए 2 पार्टी एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लिए, दोनों पार्टी ने अपना अपना परफॉर्मेंस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नंबर 2, एक पार्टी परफॉर्म कर रहा है, दूसरा पार्टी कर ही नहीं रहा, भाड़ में जाए, हम तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, भाड़ में जाओ तुम। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास में आ ही नहीं रहे हो, तो फिर मेरे को नहीं बोल सकता अरे मेरा वो क्लास छोटा था, वो क्लास पढ़ा दीजिए, भाड़ में जाओ, हम तो दिए थे ना, हम परफॉर्म किए ना, तुम क्यों नहीं आए। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है 2 लोगों के बीच में बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट होकर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है, खत्म किया जाता है। जैसे नंबर 1 होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। मान लीजिए मैं आपको लॉ पढ़ा रहा था, ठीक है, अब आपने क्या किया, मेरे साथ एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया कि भैया एक काम करिए ना, आप लॉ पढ़ा रहे हैं ठीक है, बट अब ना मेरे को लॉ नहीं पढ़ना, आपसे आप कुछ और पढ़ा दीजिए और लॉ किसी और को दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट किया। याद रखिएगा नोवेशन में क्या फ़र्क है? नोवेशन में पार्टीज भी चेंज हो जाता है और ऑल्टरेशन मतलब भी चेंजेस होता है, बट येस यहाँ पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है बट पार्टी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे साथ तुम लोग बोले भैया लॉ के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दीजिए, तो मेरा जो टर्म्स था तुम लोग के साथ लॉ पढ़ाने का वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया? लॉ इन इको पढ़ा देना, तो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हो गया? ऑल्टरेशन हो गया। और जो पहले इको पढ़ा रहा था तुम्हारे और उसके बीच में नोवेशन हो गया। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट होता है रेसिशन, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली, ठीक है। रेमिशन मतलब जो आपको परफॉर्म करना चाहिए तो उससे लेसर परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। मान लो 10 चैप्टर पढ़ाना था, मैंने 8 पढ़ाया, 2 नहीं पढ़ाया, तुम बोले ठीक है चलिए 8 ही रहने दीजिए। वेवियर मतलब पूरा टर्म्स को माफ़ कर देना को वेवियर बोलते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है टाइम के ख़त्म होने से, कभी कभी ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब जो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से एक मौत हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, भिखमंगा हो गया, मर्जर हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अनऑथराइज ऑल्टरेशन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। भैया ये बता सकते हो, इसका मतलब बता सकते हो भैया बाय इम्पॉसिबिलिटी, बाय मर्जर, जब आप कोई इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट से मर्ज हो जाता है, इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट से मर्ज हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले वाला डिस्चार्ज हो जाता है। मेरे और आपके बीच में रेंट एग्रीमेंट था, अब जिस घर पे हम लोग रेंट एग्रीमेंट किए थे वो घर अब हम खरीदना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली 2 कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो रहा है, रेंटेड एग्रीमेंट अब सेल एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं, ठीक है।
अब दूसरा जो लास्ट ग्राउंड है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, डिस्चार्ज होने का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप धोखा दे देते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते, आप धोखा दे देते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब आप मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या, जो भी टाइम फिक्स्ड है परफॉर्म करने का उसके पहले ही तुम रिफ्यूज कर देते हो परफॉर्म करने से, उसी को बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस समय परफॉर्म करना है उसी समय मना कर देते हो कि नहीं परफॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। और अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, डैमेजेस सस्टेन कर सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर पास करवा के आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, इंजंक्शन लगा सकते हैं। इंजंक्शन का बोलने का मतलब होता है रोक लगा देना, और क्वांटम मेरिट पे केस कर सकते हैं। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज यू अर्न। सपोज करो मैं टैक्सी से बैठ के गिरीश पार्क से चांदनी आ रहा हूँ, तो गिरीश पार्क से चांदनी के बीच में एमजी रोड पड़ा, गाड़ी खराब हो गई, तो सामने वाले को वहाँ तक का तो पैसा दे दो। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने इसका महा रिविजन बहुत ही ईजी वे में आपको किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। ये कोई एहसान नहीं है जो आप मेरे पे करेंगे, बट एक्चुअल में क्या पता है, जिस तरह मैं आपके लिए खड़ा हूँ आप बस शो करो, यस भैया वी आर विथ यू, यू कैन डू इट। सो वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन एंड यू पीपल ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन। मैं हूँ हमेशा के लिए और हमेशा रहूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।